नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक है और इससे पहले भी हमने एक रिकॉर्डिंग की थी जिसमें कि हमने आपको जो मुजफ्फरपुर सीट है, मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के में जो मुजफ्फरपुर का सीट आता है, इसके ऊपर हमने चर्चा की, इसके इतिहास के बारे में बताया और जो संभावित उम्मीदवार हैं इनके बारे में भी बताया। तो आज हम जिस क्षेत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बोचहां जो विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको कि एक पुराने समय में मुजफ्फरपुर मुफस्सिल के नाम से जाना जाता था। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे जो विशेषज्ञ उपस्थित हैं, हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी और साथ में हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। तो चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र कुमार सिंह, वो बताएंगे आपको बोचहां के अभी तक के जो चुनावी इतिहास है इसके बारे में। ठीक है, नमस्कार। बोचहां मुजफ्फरपुर से सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, जुड़ा हुआ है एक तरह से। जो बोचहां का मतलब शहर का जो अखाड़ा घाट पुल हुआ उस शहरी क्षेत्र में है, पुल से उधर चल जाइए तो सटे बोचहां विधानसभा क्षेत्र शुरू हो जाता है। बोचहां विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत ही अलग महत्व है तो सुरक्षित क्षेत्र, लेकिन अलग महत्व है। यहाँ से कई दिग्गज प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जब 1957 में मुजफ्फरपुर मुफस्सिल के नाम से जाना जाता था बोचहां, उस समय राम जन्म ओझा वहाँ से विधायक बने थे पीएसपी से, और उन्होंने हरिहर शरण दत्ता को चुनाव हराया था। हरिहर शरण दत्ता मतलब कांग्रेस से उम्मीदवार थे। फिर 1962 में वहाँ से मतलब मुजफ्फरपुर मुफस्सिल करके ही था, तो 1962 में चंद्रमाधव प्रसाद सिंह वहाँ से चुनाव जीते थे कांग्रेस से, और रामकरण सहनी को एसओसी से चुनाव हराए थे। जो चुनाव हारे थे रामकरण सहनी वो एसओसी से थे। अब 1967 में बोचहां सुरक्षित क्षेत्र बन गया। उसमें पहले विधायक हुए सीताराम रजक, जो एसएसपी से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। वहीं सीएल चौधरी जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे तो उन्हें पराजित किया था। फिर 1969 में जो मध्यावधि चुनाव हुआ उसमें सीताराम रजक एसएसपी से चुनाव लड़े और जीते, और चंद्रमणि लाल चौधरी जो सीएल चौधरी हैं वे चुनाव वहाँ से हारे थे। 1972 में फिर रमई राम HSD पार्टी से चुनाव लड़े और चुनाव जीते थे। उस समय हरिलाल राम को उन्होंने चुनाव हराया था। हरिलाल राम निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 1977 में जेपी आंदोलन का लहर था, उसमें कमल पासवान आए जनता पार्टी से और कमल पासवान चुनाव जीते थे, और कांग्रेस से हरिलाल राम लड़े थे जिन्हें उन्होंने पराजित किया था। फिर 1980 में फिर से रमई राम मतलब जनता पार्टी में आ गए और रमई राम चुनाव वहाँ से लड़े, और उन्होंने रिझन राम को मतलब सीपीआई उम्मीदवार थे उनको चुनाव हराया था। 1985 में भी रमई राम एलकेडी से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीते थे। उस समय कांग्रेस से हरिलाल राम थे जो चुनाव हारे थे। 1990 में फिर रमई राम वहाँ से चुनाव जीते जनता दल से, और राम प्रताप नीरज कांग्रेस से चुनाव लड़े थे जो पराजित हुए थे। फिर 1995 में रमई राम जनता दल से ही चुनाव लड़े, और एसएपी से चुनाव लड़े थे मुसाफिर पासवान, जो अभी वर्तमान विधायक अमर पासवान के पिताजी थे। तो रमई राम चुनाव लड़े थे और मुसाफिर पासवान चुनाव हारे थे। 2005 में दो चुनाव हुआ। 2005 में फरवरी का जो चुनाव हुआ उसमें रमई राम आरजेडी से थे और शिवनाथ चौधरी थे जनता दल यू से। तो फिर रमई राम उस समय चुनाव जीते थे और शिवनाथ चौधरी चुनाव हारे थे। 2005 के अक्टूबर माह के चुनाव में जो चुनाव हुआ उसमें भी रमई राम चुनाव जीते, लेकिन उस समय रमई राम आरजेडी से आ गए थे और शिवनाथ चौधरी जेडीयू से। तो शिवनाथ चौधरी हारे और रमई राम चुनाव जीते थे। 2009 में हाजीपुर से रमई राम लोकसभा चुनाव लड़ गए, जिसके कारण उनको मतलब विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ा, और 2009 में ही
उपचुनाव हुआ बोचहा से, जिसमें उनको मुसाफिर पासवान ने पराजित किया था। उस समय मुसाफिर पासवान आरजेडी से उम्मीदवार बने थे और ये क्या कहते हैं रमई राम जेडीयू से थे, लेकिन रमई राम को चुनाव हारना पड़ा था। फिर 2010 का चुनाव जो हुआ तो 2010 में रमई राम जेडीयू से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए और मुसाफिर पासवान चुनाव हार गए। इसके बाद 2015 का चुनाव बहुत ही रोचक रहा वहाँ का। 2015 का चुनाव रोचक इसलिए रहा, जो बेबी कुमारी एक महिला उम्मीदवार थी जो सशक्त रूप से उस समय उभरी थी, गांव-गांव घूमती थी और उसमें लोजपा से उसे आश्वासन दिया गया कि जो उनको टिकट दिया जाएगा और लोजपा से वो तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन अंत समय में क्या हुआ, जो लोजपा से रामविलास पासवान जी थे, उनके दामाद अनिल साधु थे, उनको वहाँ से उम्मीदवार बना दिया गया और बेबी कुमारी को टिकट से वंचित कर दिया गया। उस समय कई बातें सामने आई थी, जो लोजपा के साथ कुछ मामला भी था बेबी कुमारी का, लेकिन बेबी कुमारी जाकर के निर्दलीय नामांकन पर्चा दाखिल की और उसी समय नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद जो बाहर निकली तो टिकट से वंचित रहने के कारण वो काफ़ी समाहरणालय में इस तरह से रोने लगी, जो एक मैसेज गया क्षेत्र में। वह चुनाव एक तरह से हो गया रामविलास पासवान बनाम बेबी कुमारी के बीच और बेबी कुमारी लगभग 29,000 के आसपास के वोटों से वहाँ से चुनाव जीती और अनिल साधु तीसरे स्थान पर चले गए थे। उसमें बताया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी से अंदरूनी मदद जो कार्यकर्ता थे अंदरूनी मदद बेबी कुमारी को किए थे। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है तो पार्टियों का अंदरूनी मामला है। और उसमें बेबी कुमारी ने रमई राम जैसे दिग्गज, जो रमई राम 9 बार चुनाव बोचहा से लड़े, लगभग 39 साल तक जैसे रमई राम बोचहा का प्रतिनिधित्व किए, उस रमई राम को बेबी कुमारी ने निर्दलीय के रूप में चुनाव हरा दी थी। फिर 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें 2020 के चुनाव में मुसाफिर पासवान वीआईपी से उम्मीदवार बने और रमई राम आरजेडी से उम्मीदवार बने थे। तो उस समय मुसाफिर पासवान रमई राम को पराजित किए थे और मुसाफिर पासवान विधायक बने थे। लेकिन इसी बीच संयोगवश मुसाफिर पासवान बीमार हुए और उनका निधन हो गया। फिर 2022 में वहाँ उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान उम्मीदवार बन गए आरजेडी से और उसमें बेबी कुमारी भाजपा से उम्मीदवार थी। और उसमें हुआ क्या, जो उसी समय मतलब जो वीआईपी सुप्रीमो थे मुकेश सहनी, जो बिहार सरकार में मंत्री थे भाजपा गठबंधन में, वो यूपी में भाजपा के विरुद्ध में चुनाव प्रचार करने लगे और भाजपा के विरुद्ध में लगातार बयानबाजी करने लगे, जिसके कारण मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और उन्होंने रमई राम की पुत्री गीता कुमारी को वीआईपी से अपना उम्मीदवार बनाया बोचहा से, जिसका रिजेक्शन हुआ कि सहनी समाज के लगभग एक मुश्त वोट गीता कुमारी को मिल गया और बेबी कुमारी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। उस समय कई बातें सामने आई थी बेबी कुमारी के पराजय का। जो कोई एक नेता थे जिन्होंने कुछ भूमिहार समाज के ऊपर टिप्पणी की थी, जिसके कारण भूमिहार समाज भी रिएक्शन में थे और भूमिहार समाज का बड़ा वर्ग, मतलब बड़ा हिस्सा जो वोट था वो चला गया अमर पासवान के झोली में और बेबी कुमारी को चुनाव हारना पड़ा था। तो यही था मतलब जो पुराना आंकड़ा है, जिस ढंग से अब तक कौन कौन वहाँ से उम्मीदवारी किए, कौन कौन चुनाव जीते थे, वो हमने बताया। और विशेष फिर हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सिंह जी बताएंगे। तो अभी जो हमने अब तक का इतिहास देखा विधानसभा चुनाव, जो बोचहा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र है उसमें हम देखा कि किस तरह से रमई राम लगातार जो है वो चुनाव जीतते रहे, लेकिन फिर इसी में हमने उठापटक भी देखा कि किस तरह से फिर उनको भी हराया गया और जो जिन्होंने उनको हराया, रमई राम को हराया, फिर उनको भी हार का सामना देखना पड़ा अगले ही चुनाव में। तो ये एक बहुत ही रोचक चुनावी क्षेत्र है। तो अब इस वर्ष 2025 में अब जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें कैसी उम्मीदवारी होगी, प्रत्याशी कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे अभी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी से। देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग बोचहा की चर्चा करते हैं तो हम लोगों को रमई राम जी याद आते हैं। रमई राम जी चर्मकार समाज से आते थे, अब वो नहीं हैं, स्वर्गीय हो गए हुए हैं और उनकी विरासत उनकी पुत्री गीता देवी, जिनको अब गीता राम भी लोग कहते हैं, वो विरासत उनकी संभाल रही हैं। विधान
पार्षद भी वो रह चुकी हैं। तो अगर बोछा के जातिगत समीकरण को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पर पासवान और चर्मकार ये दो अनुसूचित जाति में मजबूत जातियाँ वहाँ पर हैं, जिनकी संख्या 30 और 25 यानी चर्मकार लगभग 25 लाख के करीब में हैं और पासवान लगभग 30 लाख के लोग हैं। और अगर हाल के दिनों में बेबी कुमारी की बात अगर छोड़ दें, जिनकी चर्चा अभी हुई है कि बेबी कुमारी किस तरह से 2015 में इंडिपेंडेंट चुनाव जीती थी, हालांकि उस समय वो भारतीय जनता पार्टी में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो विधानसभा क्षेत्र नहीं मिला और वो मिला लोजपा को मिला। और लोजपा ने वहाँ पर जो उनकी पारिवारिक स्थिति जो थी, क्योंकि ये सब पार्टियाँ जो हैं सो परिवार से संबंधित पार्टियाँ होती हैं, तो उसमें रामविलास पासवान जी के जो दामाद थे अनिल साधु उनका नाम था, तो अनिल साधु ने विद्रोह कर दिया परिवार में, इसलिए अनिल साधु को वहाँ पर बेबी कुमारी का टिकट काट कर और लोजपा ने वो टिकट रामविलास पासवान जी के दामाद को दे दिया। जैसा कि मालूम है कि रिजल्ट आपने देखा कि एक सहानुभूति लहर थी और बेबी कुमारी शुरू से भारतीय जनता पार्टी में रही हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के बावजूद भी बिल्कुल स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ, जो कैडर था, जो नेता थे वो नहीं, लेकिन जो कैडर था वो पूरा उसके साथ हो गया। देखिए वहाँ पर बोछा विधानसभा क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा वोट भूमिहार समाज का है, जो लगभग 45,000 वोट है। और भूमिहार समाज का लोग जिसको चाहेगा उसका पलड़ा भारी कर देगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव जिता ही देगा, लेकिन उसका पलड़ा भारी हो जाएगा और एक मुहिम उसके पीछे मुहिम हो जाएगी कि और उस चुनाव जीतने के ज़्यादा पोजीशन में वो आ जाता है वहाँ पर। तो आपने देखा कि जब 2020 में फिर वीआईपी पार्टी से मुसाफिर पासवान यहाँ पर आए और मुसाफिर पासवान यहाँ चुनाव जीतते हैं 2020 में, लेकिन 2020 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे उसी समय ऐसा लग रहा था कि इनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है और आपने देखा कि 2022 में उनकी मृत्यु भी हो गई और फिर एक उपचुनाव वहाँ बोछा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। और उस उपचुनाव में मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो अमर पासवान जो अभी वहाँ विधायक हैं, उनकी पहली चेष्टा थी कि वो भाजपा से टिकट लें और चुनाव लड़ें। पहली पसंद उनकी भाजपा थी। वो भाजपा के जो स्थानीय नेता थे उन लोगों के यहाँ भी उनको देखा गया अपनी लॉबिंग करते हुए, लेकिन टिकट भाजपा ने वहाँ बेबी कुमारी को ही दिया, क्योंकि बेबी कुमारी लगातार भाजपा में लगी हुई थी। इसलिए लाचार होके अमर पासवान को राजद का टिकट लेना पड़ा। लेकिन उसी समय घटनाक्रम जो बना और राजद के जो तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव ने राजद को एक नए रूप में रखने का प्रयास किया और कहा कि ये A to Z की पार्टी है। विधान परिषद में उन्होंने जो चुनाव हुए थे थोड़े दिन पहले, उसमें उन्होंने भूमिहार समाज के लोगों को टिकट भी दिया और वो लोग चुनाव भी जीत के आए। तो कुल मिलाकर भूमिहार समाज ने ये तय किया, हालांकि भूमिहार समाज बिल्कुल कट्टर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाला समाज है, लेकिन वहाँ पर एक सबक सिखाने के दृष्टिकोण से बेबी कुमारी को या बेबी कुमारी के पति को कहें, वे लोग पूरा तो नहीं कहा जाएगा कि पूरा भूमिहार समाज चला गया राजद के साथ, लेकिन शिथिल पड़ गया वो और वो भूमिहार समाज के शिथिल पड़ने का एक मैसेज चला गया कि भूमिहार समाज बीजेपी के साथ यहाँ इस बार नहीं है, बेबी कुमारी के साथ इस बार नहीं है। और जो वहाँ के समीकरण थे, जैसा कि आपको मालूम है कि सहनी वोट भी वहाँ एक मायने रखता है। लगभग सहनी वोट वहाँ पर 30,000 के करीब में सहनी वोट भी वहाँ पर है और सहनी वोट पर वीआईपी का प्रभाव है। तो वीआईपी ने भी वहाँ पर अपना कैंडिडेट दे दिया था। किसको? रमई राम की पुत्री जो गीता कुमारी हैं, जो विधान पार्षद रह चुकी हैं, उनको टिकट दे दिया था। तो नेचुरली
और जो अभी रविंद्र बाबू ने बताया कि उस समय जो परिस्थितियां बनी थीं उसमें इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था, एनडीए के मंत्रिमंडल से। तो इसलिए एक सहनी समाज में भी एक प्रतिक्रिया उसकी थी कि साहब हमारा कोई आदमी मंत्रिमंडल में था, उसको निकाल दिया गया। और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जो विकासशील इंसान पार्टी जो उन्होंने बना कर रखा हुआ है मुकेश सहनी ने, उसका प्रभाव सहनी समाज पर है, इसको मानना पड़ेगा। तो ये जो उनको मंत्रिमंडल से निकालना, और फिर जो आपने देखा कि किस तरह से एक जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे उस समय, उन्होंने यहाँ के जो वरिष्ठ भूमिहार समाज से आने वाले नेता थे रघुनाथ पांडे, उनके बारे में एक बयान विधानसभा के अंदर दिया था। वो मंत्री सब लोग जानते हैं, रामसूरत राय जी उनका नाम है। तो उससे भी भूमिहार समाज बहुत नाराज़गी में था। तो ये सब कुल मिला के जो परिस्थितियाँ बनी उसमें एक नौजवान अमर पासवान, जिसने एक अंतर धार्मिक शादी किया हुआ है, उनकी शादी पंजाब के सिख समाज की महिला से है, तो वो जो है सो चुनाव जीत जाते हैं। अब रही इस बार की बात, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बेबी कुमारी से, व्यक्तिगत बेबी कुमारी से कोई विरोध बोछा के लोगों का नहीं है। और बेबी कुमारी की ये खूबी है कि वो घर घर लोगों के यहाँ जाती हैं, उसके सभी फंक्शंस में, वो चाहे श्राद्ध हो, चाहे शादी हो, चाहे जनेऊ हो, चाहे विवाह हो, जहाँ भी उनको बुलाहट होगा वहाँ वो जाती हैं। तो बेबी कुमारी ये सशक्त उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। भाभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इसके पहले वो भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री भी थी। तो इस तरह से बेबी कुमारी का नाम वहाँ आता है। गीता कुमारी भी, अब जो रमई राम की जो पुत्री हैं, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। इसलिए गीता कुमारी भी चाहती हैं कि उनको भी अगर बोछा से टिकट मिले तो पिता की विरासत को वो आगे बढ़ा सकें। विधान पार्षद भी रह चुकी हैं वो, और रमई राम की लिगेसी भी उनके साथ है, तो वो भी चाहती हैं। उसके अलावा एक साजन कुमार पासवान है। साजन कुमार पासवान वहाँ के अभी प्रमुख हैं वर्तमान में। तो साजन कुमार ये बोछा के वर्तमान में प्रमुख हैं और काफ़ी सक्रिय हैं, और वो भी लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, और भारतीय जनता पार्टी से ही वो टिकट चाहते हैं। उसके बाद फेकू राम जी का नाम आता है। फेकू राम भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट चाहते हैं। फेकू राम कई बार मुखिया रह चुके हैं, और सामान्य सीट से भी वो मुखिया रह चुके हैं। वो काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो उनका भी ये आता है। तो इस तरह से ये एक और नाम है जो विक्रम निषाद हैं, जिन्होंने शादी की है चर्मकार समाज की प्रीति भारती से। तो वो प्रीति भारती को, वो भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति मोर्चा की मंडल अध्यक्ष हैं। तो वो प्रीति भारती को भी भारतीय जनता पार्टी से बोछा से वो लड़ाना चाहते हैं। अपने वो निषाद समाज से आते हैं, तो उनकी सोच ये है कि अगर उनके प्रीति भारती को अगर टिकट मिलता है तो चर्मकार समाज और ये उनके चलते, निषाद के चलते पूरा निषाद समाज वहाँ का वोट करेगा, और फिर भूमिहार समाज के वोट से वो सीधे चुनाव जीत जाएंगे। तो वो इस लाइन पर विक्रम जयनारायण निषाद काम कर रहे हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी से अभी जो उम्मीदवारी जो आ रही है वो इन्हीं लोगों की उम्मीदवारी आ रही है। तो ये जो तमाम जानकारियां अभी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने दी कि किस तरह से जो पार्टियां हैं उनके संभावित उम्मीदवार हैं, और क्या जातीय समीकरण है जो किस पार्टी के फेवर में काम करेगा, और भी कुछ पार्टियां हैं जिनके की जो प्रभावी उम्मीदवार हैं उनकी संभावना है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी दें। जी, वो भाजपा के बारे में तो प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी बताए हैं। और वहाँ राजद से वर्तमान विधायक अमर पासवान हैं। अमर पासवान मैनेजमेंट MBA की पढ़ाई किए हुए हैं, सोबर विचार के हैं, और उनको जो लाभ मिला था पिताजी के निधन के बाद, एक सहानुभूति और जो क्या कहते हैं भूमिहारों का आक्रोश था,
उस सब मिला जुला करके उनके पक्ष में काम किया था और बहुत ही बड़े वोट के अंतर से चुनाव जीते थे। और इस बार भी कमोबेश वही सशक्त दावेदार माने जाते हैं राजद से। दूसरे राजद से एक और संभावित उम्मीदवार हैं अंबिका राम, जो अंबिका राम 2 बार सामान्य सीट से जफा पंचायत से मुखिया रह चुके हैं। इसके अलावे अभी वर्तमान में वो जिला पार्षद हैं। जिला पार्षद हैं, उन्होंने मुसाफिर पासवान के भाई की बहू इंदिरा देवी जो जिला परिषद अध्यक्ष थी, उन्हें बड़े वोट के अंतर से चुनाव हराया था। और वो भी काफ़ी पॉपुलर लोग हैं जिसके कारण वो चुनाव जीते और काफ़ी लोगों के बीच सक्रिय रहते हैं। तो राजद से वो भी एक संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। जन स्वराज से मनोज पासवान हैं, जो पूर्व जिला पार्षद रह चुके हैं। और मनोज पासवान काफ़ी समय से जन स्वराज में लगे हुए हैं। क्षेत्र में बताया जाता है कि वो अपने काफिलों के साथ लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं अपने चुनाव प्रचार। एक तरह से वो अपने को आश्वस्त हैं कि हमें जन स्वराज का टिकट मिलेगा ही। वैसे तो पार्टियों के ऊपर है, पार्टी किस समय किसका टिकट काट दे या कब किसको उम्मीदवार बना दे। और इसके अलावा जब वहाँ ये भी बात आ रही है कि प्रशांत किशोर इस बार चाह रहे हैं कि महिलाओं को भी हम अच्छी खासी भागीदारी दें, तो उस स्थिति में वो अपनी पत्नी दीपमाला देवी को भी तैयारी में लगे हुए हैं कि अगर वो उम्मीदवार नहीं हुए, अगर कोई महिला को टिकट दिया गया तो दीपमाला देवी उनकी पत्नी है, वो भी वहाँ से उम्मीदवार है। एक लक्ष्मण पासवान है, वो भी वहाँ से पूर्व जिला पार्षद रह चुके हैं, वो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। एक जयमंगल राम है जो राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उनका कहना है कि चुनाव हम निश्चित रूप से लड़ेंगे। सबसे रोचक मामला एक बोचहां से यह मिला है कि एक मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं जो 31 अगस्त को संभवतः रिटायर करने वाले हैं, मतलब शिक्षक पद से, वे चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि चुनाव हम लड़ेंगे ही। सोनेलाल पासवान उनका नाम है, सोनेलाल पासवान है। उनका कहना है कि हम चुनाव चाहे जो हम चुनाव लड़ेंगे। और स्कूल के समय के बाद वो लोगों से संपर्क में रहते हैं, सुबह में फिर शाम में जो भी लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। अपना एक तरह से अपना मुहिम छेड़ चुके हैं जो हम चुनाव लड़ेंगे ही। और रिटायर करने के बाद मतलब रिटायर भी इसी बीच में कर जाएंगे। दूसरा एक जदयू से मामला आ रहा है। जदयू से भी एक उम्मीदवार है जो मान लीजिए अगर सीट भाजपा के कोटे में न जा करके अगर जदयू के कोटे में चला जाए तो उस स्थिति में जदयू से उम्मीदवार हैं रमाई राम जी के नाती हैं डॉक्टर रत्नेश कुमार उर्फ मिंटू राम, जो MBBS डॉक्टर हैं। वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है अगर जदयू के कोटे में जाता है तो हम यहाँ से सशक्त दावेदार हैं और हम चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। तो अब तक जो उम्मीदवारों का नाम आया है उसमें यही नाम सामने है। और एक बात जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे बेबी कुमारी, मतलब भाजपा के उम्मीदवारों के बारे में, तो बेबी कुमारी, गीता कुमारी, साजन कुमार पासवान, फेकू राम जो हैं, ये लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें प्रीति भारती का भी नाम आया है, जो प्रीति भारती भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जो रिएक्शन हमको लगता है जो पिछले चुनाव में बेबी कुमारी के साथ था, जो रिएक्शन भूमियार समाज में आक्रोश उभरा था, उसमें कई कारण थे जो अब लगभग वो विवाद वहाँ नहीं दिख रहा है। और बेबी कुमारी भी बहुत ज़ोर शोर से वहाँ तैयारी कर रही है और वो भी सशक्त उम्मीदवार जैसे मानी जा रही है। लेकिन फिर उसमें जो गीता कुमारी है वो भी रमाई राम जी की जैसे लड़की है, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनको भी है कि भाई मेरे पिताजी का जो क्षेत्र बना हुआ है उसका लाभ मुझे भी मिलेगा। जो साजन कुमार पासवान हैं उनके संरक्षक में एक रूप से कहे, चाहे उनको आगे बढ़ाने में जो अभी औराई के विधायक हैं पूर्व मंत्री राम सूरत राय जी, उनके करीबी माने जा रहे हैं। तो इस तरह से सभी लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा है कि जो बेबी कुमारी हैं वो धोबी समाज से आती हैं और धोबी समाज का बहुत ज़्यादा वोट बोछा में नहीं है, ये फैक्ट है। वहाँ वोट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अनुसूचित जातियों में 2 जाति प्रमुख रूप से वहाँ पर हैं, पासवान और चर्मकार। इन्हीं लोगों का वोट है, 5000 के अंतर पर दोनों का वोट है।
लेकिन बेबी कुमारी के बारे में जैसा कि रविंद्र बाबू ने बताया और हम लोगों का भी अनुभव है कि वो काफ़ी मिलनसार हैं, लोगों से मिलती जुलती हैं, जो अपने क्षेत्र की समस्या है उसको उठाती रहती हैं। पिछले बार के चुनाव में वहाँ के एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और जुझारू पर्सनालिटी है उनकी, और जनता के सवालों को लेकर बराबर वो सड़क पर रहते हैं, मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह मुकेश। उनसे मेरी बातचीत हुई और मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह मुकेश इस बार ऐसा उनके बातचीत से लगा कि वो अमर पासवान से निराश चल रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि अमर पासवान को जिस आशा और उम्मीद के साथ एक नौजवान को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया था, उस पर वो खड़े नहीं उतरे हैं। इसलिए हम लोगों को अब बेबी कुमारी के साथ जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा उन्होंने बहुत मतलब अभी तो बहुत अर्ली है, लेकिन अर्ली स्टेज में अगर इस तरह की बात, और इस तरह की बात हमको कई जगह और दूसरे जगहों पर जब ये प्रसारण हमको जब करना था, ये बातचीत जब करनी थी फर्स्ट लुक बिहार पर, तो हमने कई और लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया। तो ऐसा लगा कि जो मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह मुकेश की सोच है, वही सोच लगभग हमको और जगहों पर मिली है। लेकिन अभी कहना इसलिए मुश्किल होगा कि चूँकि ये भी जो हैं, अमर पासवान भी हैं, वो भी काफ़ी शालीन हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवान हैं। अभी उनके सामने काफ़ी ये राजनीति करने का पूरा समय बचा हुआ है। तो निश्चित रूप से अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर राजद टिकट देती है उनको और बेबी कुमारी को, तो बाकी जो लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे। ये लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में, वहाँ पर राजद से अमर पासवान और बीजेपी से बेबी कुमारी, इन्हीं दोनों के बीच में वहाँ बोछा में लड़ाई देखने को मिलेगी। अब ये तो आगे का समय बताएगा कि जीत किसको मिलती है। तो ये बातें थी अभी तो जो हमने हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके मुंह से जो हमने बातें सुनी, उससे यही है कि जो बोचहा निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें कभी भी ना तो कोई पार्टी अपना दबदबा बना पाई है और ना ही कोई जाति अपना दबदबा बना पाई है। ये कभी भी किसी की तरफ अपना मोड़ ले सकती है। इसके बारे में प्रिडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। ना तो यहाँ पे जातीय समीकरण ऐसा कोई किसी निश्चित पार्टी के साथ जुड़ा है, ना ही कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसी निश्चित जाति को आकर्षित कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी बोचहा का जो ये आगामी चुनाव है, इसमें हम क्या लहर देखेंगे? हर एक चुनाव में एक लहर होता है, इस चुनाव में हम बोचहा में किस तरह की लहर देखते हैं? देखिए, जैसे बिहार में जातीय आधार पर तो चुनाव हो ही रहा है, मतदाता भी उसी आधार पर बंट जाते हैं, पार्टी और जातीय आधार पर बंट जाते हैं। तो यहाँ मूल रूप से महागठबंधन और क्या कहते हैं, एनडीए है। बीच में जनसुराज आया है, तो जनसुराज का भी मतलब प्रयासरत हैं। जनसुराज को हम खारिज भी नहीं कर सकते हैं। जनसुराज को लोगों ने खारिज कर दिया है, हो सकता है चुनाव में क्या माहौल बनता है, जनसुराज आगे बढ़ जाए। लेकिन जो जातीय आंकड़ा अभी है, तो महागठबंधन के तरफ आप देखिए, महागठबंधन में जैसे मुस्लिम जाति के वोट आ जाते हैं, यादव जाति के वोट आ जाते हैं, दलित में बट जाते हैं, और फिर अभी वर्तमान में महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी है, तो सहनी वोट भी उनके साथ है। उस स्थिति में सहनी, यादव, मुस्लिम और कुछ दलित और कुछ अन्य जाति जो है, उसका हिसाब बढ़ जाता है महागठबंधन के साथ। फिर अब एनडीए के साथ आ जाइए, तो एनडीए के वोट जो माने जाते हैं उसमें अपर क्लास के लोग माने जाते हैं। अपर क्लास में जैसे भूमियार हो गए, ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, लाला हो गए, वो आ जाते हैं। वैश्य समाज के वोट आ जाते हैं अपर जो मतलब एनडीए के साथ। उसमें कुशवाहा समाज जैसे आ जाते हैं एनडीए के साथ। और भी जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उसमें भी ज़्यादातर वोट में एनडीए की तरफ चला जाता है। उस स्थिति में जो अभी पलड़ा भारी दिख रहा है, तो उसमें एनडीए का पलड़ा अभी भारी दिख रहा है, मतलब बोचहा में। लेकिन उसको महागठबंधन को भी कम नहीं आंका जा सकता है। जो महागठबंधन में मुस्लिम है, यादव है, सहनी है, इन तीनों का वोट है। और मान लीजिए जैसे उम्मीदवार होते हैं पासवान जाति से, तो पासवान वोट भी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ लड़ाई काफ़ी रोचक होने की उम्मीद है।
ये तो बात हुई कि जो जातीय समीकरण है उस हिसाब से ये जो चुनौती होगी पार्टियों की ये बहुत ही रोचक होगी। एक सवाल प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से बनता है कि ये जैसे हमने कहा ना कि एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है, लेकिन जन स्वराज की एंट्री भी हुई है और जन स्वराज हमेशा से ये कह रहा है कि बदलाव हमें चाहिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। तो कहीं आप देखते हैं कि नोटा पे जो एक वोट जाता था, जन स्वराज को लगता है कि वो नोटा का वोट उनके पास आ जाएगा? नहीं, इसकी संभावना है। जैसा कि रविंद्र बाबू ने कहा कि हम लोग जन स्वराज को खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए होता क्या है कि जो भारतवर्ष का जनमानस है या बिहार का जो जनमानस है उसमें वो लोग एस्टेब्लिश लोगों को वोट देना चाहते हैं, यानी जो एक बार चुनाव जीत चुका है, 2 बार चुनाव जीत चुका है, या फिर उसकी कोई लीगेसी है, जैसे उसके पिता हों, उसके बाबा हों, इस तरह की कोई लीगेसी अगर है। और फिर एक जो बिहार में विभाजन हो गया हुआ है एनडीए वर्सेज महागठबंधन, बहुत अच्छा अभी उन्होंने एक विश्लेषण कर रहे थे वो। देखिए महागठबंधन के पास, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मुसलमान का वोट बिना मांगे हुए उसको है, माने उसके यहाँ मुसलमान के यहाँ कोई राजद का कैंडिडेट जाता ही नहीं है, इसलिए कि वो राजद समझता है कि मुसलमान जाएंगे कहाँ, उनको भारतीय जनता पार्टी में तो जाएंगे नहीं, या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल हैं उनके साथ हो जाएंगे नहीं। तो राजद ये समझता है कि मुसलमान को मेरे साथ रहना है, हम उनके पास जाएं नहीं जाएं अलग की बात है। तो एक वोट मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट है जो बिहार के अंदर। और फिर एक जो यादव जाति को रिप्रेजेंट करते हैं लालू यादव जी, उनको उनकी प्रतिष्ठा है उस जाति में, उस जाति के लोग उनको आइकॉन मानते हैं ज़्यादातर लोग। मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कहता हूँ कि 100% हैं, लेकिन जब 90% 85% लोग अगर साथ में हो तो माना जाता है कि पूरी जाति, पूरा समाज उसके साथ है। तो ये 2 वोट जो हैं इसके लिए राजद के कैंडिडेट को कहीं जाना नहीं पड़ता है उन लोगों के यहाँ। तो 2 वोट के लिए उसको परिश्रम नहीं करना है। किसके लिए? यादव के लिए और मुसलमान समाज के लोगों के लिए राजद के जो महागठबंधन का कैंडिडेट होगा उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये वोट स्वतः उसके पास जाएंगे। और उसके बाद फिर जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसका अपना कुछ अपनी जाति का वोट होगा। तो इस तरह से ये है। अब जन स्वराज की बात आ रही थी, तो जन स्वराज में जो अभी उन्होंने जिन कैंडिडेट्स का नाम गिनाया है उनको बहुत, माने जैसे एक होता है कि जिसका नाम एस्टेब्लिश हो गया हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, जिला पार्षद, पूर्व जिला पार्षद हैं या संगठित रूप से काम कर रहे होंगे। तो इस तरह से जन स्वराज को, और जन स्वराज नई पार्टी बनी है अभी, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से जन स्वराज महागठबंधन को और इसको एनडीए को पछाड़ते हुए आगे बढ़ जाएगी। इसकी संभावना हम इस चुनाव में उतनी दूर तक नहीं देख रहे हैं। हाँ, ठीक है कि कहीं सीट मिल भी जा सकती है, ऐसा समीकरण बनेगा कि उसको सीट विधानसभा के में मिल जा सकती है, लेकिन एस्टेब्लिश पार्टियों को, एस्टेब्लिश गठबंधन को, और जो इस गठबंधन के साथ जो लोग जुड़ गए हुए हैं, जैसा उन्होंने कहा कि जैसे एनडीए के साथ एक जो समीकरण है उसमें लवकुश समीकरण है, जिसमें कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, सवर्ण हैं, अति पिछड़े हैं। तो इन सब चीज़ों को जो जहाँ जुड़ जाता है उससे उसको अलग करना, वो अंत में जब चुनाव आता है और अंतिम जब ये चलना शुरू हो जाता है, अंतिम समय जब आने लगता है, तो फिर ध्रुवीकरण हो जाता है और लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो ये परेशानी जन स्वराज के साथ मैं देख रहा हूं, लेकिन फिर भी जन स्वराज को हम लोग कभी भी किसी तरीके से उसको कोई खारिज नहीं कर रहे हैं, और बात तो अच्छी आ ही रही है, देखिए क्या होता है आगे। तो ये थी तमाम चर्चाएं बोचहां जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको लेकर के। जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने कहा कि जो भी बातें हैं ये जातीय समीकरण है, और जो कह रहे हैं, जो जनस्वराज के लोग कह रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन इससे बदलाव की राजनीति वो चाहते हैं। तो अंत में लेकिन जो प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने जो कहा कि एक लहर का होना और अंत में उसका वोट में परिवर्तन होने में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो ये तमाम जो विश्लेषण अभी हुए आपके सामने बोचहां निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के, इससे आपको तमाम जानकारियां मिली होंगी कि कौन कौन है उम्मीदवार और क्या है वहाँ का अभी तक का इतिहास। तो इसी के साथ हम और भी जो हमारे क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र हैं उनके बारे में आपके सामने हम जानकारियां लेते रहेंगे। अभी लेते हैं यहीं पर इजाज़त। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम, और आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार, और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।